तो आज एक नया चैप्टर चालू करना है, उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये जो चैप्टर है ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन तो चलो एक बार में समझ भी जाओ, पर इसे याद रखना या फिर इसका है ना कैसे इसकी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। तो उस पर भी बात करेंगे, उसे भी देखेंगे कैसे एक एक स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, हाँ कि ना। यस सर। अब इस चैप्टर में बात क्या करनी है पहले ये समझ लेते हैं। पहले ये समझ लेते हैं अल्लाह की इस चैप्टर में अल्लाह तो बात क्या करनी है। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक फैमिली है, यहाँ पे एक फैमिली है, ये है फैमिली के हेड फादर। ठीक है, ये कौन है? फादर है। ठीक है। अब ये है एक ये है फैमिली को एक साथ इकट्ठा लगते पूरी देखभाल करने वाली, वो है मदर, हाँ कि ना। ब्लेड हर्नल है, मदर बता देते हैं देखभाल करने वाली हैं। ठीक है। अब इनके हुए बच्चे, हाँ कि ना। ठीक है, दो दो बच्चे बना लेते हैं, दो बच्चे बना लेते हैं, हाँ कि ना, एक बड़ा एक छोटा। तो जब कोई देखेगा, जब कोई इनसे बच्चे को देखेगा और इन्हें देखेगा, तो वो जनरली क्या बोलता है, कोई इंसान जनरली क्या बोलता है, क्या बोलता है कि ये जो है ये आप जैसा दिखता है। मदर को बोलेगा कि ये जो बच्चा है ये आप जैसा दिख रहा है, या फादर को बोलेगा ये वाला बच्चा आप जैसा दिख रहा है, हाँ कि ना, आप जैसा दिख रहा है, हाँ कि ना। फिर ऐसे ही तो बोला जाता है जनरली। फैमिली में आप किसी फैमिली को देखोगे तो आप बोलोगे ना कि यार ये वाला बच्चा अपने पापा से रिसेंबल कर ले और ये वाला बच्चा अपने मदर से रिसेंबल कर ले, हाँ कि ना। यस सर। ये रिसेंबल कर ले अपने फादर से और ये रिसेंबल कर ले अपनी मदर से। ठीक है सर। मतलब जो फादर है उनका जो कैरेक्टर, उनके जैसा ही कैरेक्टर, उनके जैसा ही स्ट्रक्चर उस बच्चे में दिख रहे, हाँ कि ना। मतलब जैसे पीसिया कैरेक्टर हो गया थी, इसकी नाक अपने पापा जैसी है, इसका जो मुंह का नीचे का जो जॉ वाला एरिया वो अपनी मदर जैसा है। तो ये जो है ये ऐसे कंपैरिजन किया जाता है। तो क्या किसी आपका कंपैरिजन क्या किसी और से किया जाता है? मतलब कि भारत में बसे बच्चे का कंपैरिजन क्या जापान में बसे एक बच्चे एक आदमी से कंपेयर करूंगा यार कि ये उस जैसा दिख रहा है, क्या ऐसे बोलूंगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मैं उसके मदर या फादर से कंपेयर करूंगा। मतलब जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो उसके मदर फादर या उससे रिलेटिव जो रहेंगे, जैसे ग्रैंड फादर हो गए, अंकल्स हो गए, तो इनसे मिलेंगे, हाँ कि ना। कुछ हद तक उनसे मिलेंगे। एकदम सेम टू सेम हो नहीं जाते, एकदम सेम टू सेम होते नहीं है ना, एकदम सेम टू सेम फादर के लेते हैं ना एकदम सेम टू सेम मदर के लेते हैं। यस सर। ठीक है। तो कैरेक्टर्स क्या लेते हैं? सिमिलर लेते हैं। कैरेक्टर्स क्या लेते हैं? सिमिलर लेते हैं। बहुत सी आदतें सिमिलर लेती हैं, बहुत से बॉडी फंक्शन सिमिलर लेते हैं। या आप देखोगे तो आपके आसपास कोई ऐसा होगा जिसे बीमारी होगी और बोलते होंगे यार कि उसकी फैमिली में है ना उसे भी बीमारी थी और उसी से इसमें आई है बीमारी, तो उससे ये बीमारी इसमें कैसे आई, हाँ कि ना। यस सर। या मैं बोल रहा हूँ कि ये जो फादर है या ये जो बेटे हैं ये अपने फादर के जैसे सिमिलर कैसे दिख रही है, ये जो बेटियां हैं ये अपने मदर जैसे सिमिलर कैसे दिख रही हैं, हाँ कि ना। ये बोल सकता हूँ, हाँ कि ना। यस सर। मतलब हमारी बॉडी में कोई तो एक ऐसी चीज है जो फादर से वो कैरेक्टर हम में ला रही है, फादर से वो कैरेक्टर हम में ला रही है, मदर से वो कैरेक्टर हम में ला रही है, हाँ कि ना। यस सर। दूसरी चीज एक और आती है, दूसरी चीज एक और आती है कि क्या हमारे बॉडी में जितनी भी प्रेजेंट चीजें हैं, जितने भी प्रेजेंट कैरेक्टर है, क्या वो हमारा जेनेटिक मटेरियल गवर्न नहीं करता, हाँ कि ना। ये सेल वाले चैप्टर में समझ चुके हैं, बहुत इनिशियल क्लासेस में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हमारे ह्यूमंस में जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए। तो हम जानते हैं कि जो ह्यूमंस का डीएनए है वो उनमें प्रेजेंट उनके कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। जैसे मेरे दो हाथ हैं, तो मेरे दो हाथ हैं वो कौन डिटरमाइन करेगा? वो मेरा डिटरमाइन करेगा डीएनए, हाँ कि ना। मेरा जो फेशियल स्ट्रक्चर है उसे कौन डिटरमाइन करेगा? उसे डिटरमाइन करेगा मेरा डीएनए। मेरी आई का कलर क्या है उसे कौन डिटरमाइन करेगा? उसे डिटरमाइन करेगा डीएनए। मेरे जो बाल का कलर है उसे कौन डिटरमाइन करेगा? उसे डिटरमाइन करेगा डीएनए। मेरी बॉडी में जो फैट कहाँ पे डिपॉजिट होना है, किस पार्ट में ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, उसे कौन डिटरमाइन करेगा? उसे डिटरमाइन करेगा डीएनए। मेरी जो वॉइस है उसे कौन डिटरमाइन करेगा? उसे डिटरमाइन करेंगे वोकल सेट के साइज, और वोकल सेट का साइज कौन डिटरमाइन करेगा? डिटरमाइन करेगा डीएनए। मतलब हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हमारी बॉडी में जितने भी
कैरेक्टर्स हैं वो एट द एंड किससे डिटरमाइन हो रहे हैं, वो एट द एंड डिटरमाइन हो रहे हैं जेनेटिव मटेरियल से, जो ह्यूमंस में होता है डीएनए। हाँ कि ना, जो ह्यूमंस में कौन होता है, डीएनए होता है। हाँ कि ना, यस सर। मतलब जो चीज हमारी बॉडी में डिटरमाइन कर रही है कि ये कैरेक्टर इस बच्चे में कैसा होगा, वो कौन है, वो है जेनेटिव मटेरियल। ठीक है। अब मदर से और फादर से हमारे में क्या सिमिलैरिटी दिख रही है, कैरेक्टर्स की ही सिमिलैरिटी दिख रही है, कैरेक्टर्स की ही सिमिलैरिटी दिख रही है। हाँ कि ना। और कैरेक्टर्स को डिटरमाइन कौन कर रहा है, कैरेक्टर तो डिटरमाइन कर रहा है जेनेटिव मटेरियल, कैरेक्टर तो डिटरमाइन कर रहा है जेनेटिव मटेरियल। हाँ कि ना। मतलब कहीं ना कहीं ये जो जेनेटिव मटेरियल है यही सिमिलर कैरेक्टर का कारण तो नहीं, कहीं ना कहीं ये जो जेनेटिव मटेरियल है ये ये एक सलीका होगा, तभी तो सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, जेनेटिव मटेरियल सिमिलर रहेगा तभी तो वो होंगे, क्या कहते हैं, तभी तो वो कैरेक्टर सेम होंगे। हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। मतलब एट द एंड मदर से और फादर से हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिमिलर है, इसीलिए हमें सिमिलर कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, इसीलिए हमें सिमिलर कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। हाँ कि ना। तो आंसर होगा यस सर, आंसर होगा यस सर। अब एक क्वेश्चन आता है, अब एक क्वेश्चन आता है, क्या हम 100%, क्या हम 100% अपने पापा, अपनी माँ की तरह दिखते हैं, आंसर है नहीं, 100% नहीं दिखते, सिमिलर दिखते हैं। सिमिलर मतलब होता है लेस देन 100%, लेस देन 100%। हाँ कि ना। यस सर। लेस देन 100%, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही है। हाँ कि ना। यस सर। मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होता ही होगा जेनेटिक मटेरियल में भी। हाँ कि ना। तो दी कैरेक्टर में डिफरेंस आ रहा है मतलब जेनेटिक मटेरियल डिफरेंस होगा, मतलब जेनेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा ही। हाँ कि ना। यस सर। और ये जो कैरेक्टर में डिफरेंस आना है, कैरेक्टर में फादर के कैरेक्टर और सन के कैरेक्टर के बीच में या डॉटर के कैरेक्टर के बीच में जो डिफरेंस आना है यही कहलाता है वेरिएशन, यही कहलाता है वेरिएशन। हाँ कि ना। ये सर, यही कहलाता है वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है अलग अलग विभिन्नता, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग विभिन्नता, मतलब ये अलग अलग चीजें होना, अलग अलग चीजें होना। मतलब ये किसका अपोजिट है, ये सिमिलैरिटी का अपोजिट है। हाँ कि ना। ये सर। मतलब इसका मतलब सीधा तो सीधा क्या हो जाता है, डिफरेंसेस, इसका सीधा तो सीधा मतलब क्या हो जाता है, डिफरेंसेस। मतलब अब फादर से कुछ हमारी बॉडी में आ रहा है जिसके कारण हमारे कैरेक्टर जो हैं वो सिमिलर हैं, हमारे जेनेटिक मटेरियल हैं वो सिमिलर हैं। ये सर, ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई थी, ये जो कैरेक्टर या ये जो वो हैं क्या कहते हैं, ये जो कैरेक्टर्स या जेनेटिक मटेरियल है ये सिमिलर भी हैं और कुछ हद तक अलग भी हैं, क्योंकि वेरिएशंस भी दिखते हैं, डिफरेंसेस भी दिखते हैं। हाँ कि ना। ये सर। मतलब आना भी एक यानी आ भी रहा है प्लस उसमें वेरिएशन भी है, और आने तो क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। आप अपने पापा से कुछ लें और वो आपके नाम रहे तो वो कहलाता है इनहेरिटेंस। जैसे फादर की प्रॉपर्टी अगर वो उनके नेक्स्ट जनरेशन सन या डॉटर में पास ऑन होती है तो वो इनहेरिटेंस कहलाती है। हाँ कि ना। यस सर। हाँ कि ना। यस सर। तो अगर कुछ चीज आ रही है हमारे फादर से हम में आ रही है और वो हमारे लिए है तो वो क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस, वो क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस। हाँ कि ना। इनहेरिटेंस कहलाती है। हाँ कि ना। वो इनहेरिटेंस कहलाती है। हाँ कि ना। यस सर, इनहेरिटेंस कहलाती है। तो हम लोग ने समझ लिया कि यहाँ पे जो हम लोग बोले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब क्या हुआ कि ये जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन जो है ये किस कारणवश वाले किन रूल को फॉलो कर रहे हैं। मैंने बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस वाले चैप्टर में भी समझाया था कि प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ लॉज जिनके आधार पे कोई फंक्शन हो रहा होता है। तो ये जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन है ये भी कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ कुछ सेट ऑफ लॉस के हिसाब से हो रहा होगा, उन्हीं तो बोलते हैं हम प्रिंसिपल, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। हाँ कि ना।
उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। हाँ कि ना, यस सर, उन्हीं का हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। हाँ कि ना, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मतलब किन लॉ का फॉलो करते, किन रूल का फॉलो करते इनहेरिटेंस हो रहा है, वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। यस सर। और किन लॉ का फॉलो करते, किन लॉ का किन रूल्स का फॉलो करते, किन रूल का आदर करते वैल्यूएशन होता है, वो कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। इसीलिए चैप्टर का नाम बन जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। तो दोनों को मिला के चैप्टर का नाम बन जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वैल्यूएशन। मतलब ऐसे रूल, ऐसे लॉ जो गवर्न करते हैं कि कैसे एक चीज इनहेरिट होगी या कैसे एक चीज जो इनहेरिट हो रही है उसके बाद भी वैल्यूएशन आएगा। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। फिर हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा। इसके बाद जब वो चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग तो पता चलता है कि कैसे हम लोग तो पता चला कि कौन सी ऐसी चीज है जो इनहेरिटेंस करवा रही है। तो आंसर क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जो इनहेरिटेंस करवा रही है, तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है जेनेटिक मटेरियल। उसका आंसर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। उसका आंसर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। मतलब इनहेरिटेंस किस कारणवश हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल के कारण। मतलब फादर से हमारी बॉडी में क्या आते हैं, फादर से हमारी बॉडी में क्या आते हैं, जेनेटिक मटेरियल आता है। क्या आता है, जेनेटिक मटेरियल आता है। और कैसे आता है, हम लोग ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे आता है। क्या होता है, स्पर्म रहता है और वो हैप्लॉइड सेल रहता है, वो ओवम के साथ फ्यूज करते हैं। तो जो स्पर्म है वो कंटेन करता है फादर का जेनेटिक मटेरियल, जो ओवम है वो फीमेल यानी मदर का जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, और दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो बनाते हैं जाइगोट। दोनों फ्यूज हो जाते हैं और बनाते हैं जाइगोट। और उससे क्या होता है, उससे हमें पता चलता है कि फादर और मदर दोनों का जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आया। तो कौन सी ऐसी चीज है फादर से जो चाइल्ड में आ रही है, मदर से जो चाइल्ड में आ रही है, वो है जेनेटिक मटेरियल। वो है जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। कौन है वो, डीएनए है। वो कौन है, डीएनए है, जिससे इनहेरिटेंस हो रहा है। अब वेरिएशन किस कारणवश हो रहा होगा, वो भी जेनेटिक मटेरियल के कारणवश हो रहा होगा। जेनेटिक मटेरियल में कोई डिफरेंस होगा, हाँ कि ना। तो डीएनए वेरिएशन भी करवा रहा है, डीएनए जो है वो इनहेरिटेंस भी करवा रहा है, हाँ कि ना। मतलब वो एक कैरेक्टर तो अपने पिता से बच्चे में भी ला रहा है, अपनी माता से बच्चे में भी ला रहा है, प्लस उस बच्चे को अपने माता पिता से अलग भी बना रहा है, हाँ कि ना, यस सर। अब इसमें है कुछ लॉ ऑब्जर्व किए, कुछ रूल ऑब्जर्व किए, कुछ पैटर्न ऑब्जर्व किए, जिससे ये इनहेरिटेंस या वेरिएशन जो है वो होती है, जिससे ये इनहेरिटेंस या वेरिएशन होती है। इसका कुछ पैटर्न था, कुछ रूल थे, तो उन पैटर्न को हम लोग ने क्या बना दिया, रूल बना दिया कि यार ये इसी तरीके से इनहेरिट होगा, इसी तरीके से वेरिएशन होगा, हाँ कि ना। आंसर है यस सर। और उसी को हम लोग इस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। उसी को हम लोग इस चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, हाँ कि ना। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई हम लोग तो। फिर चलते हैं आगे थोड़ा और सेल चैप्टर को रिवाइज कर, सेल चैप्टर को याद करते हैं, अपने पुराने जन्म, पुनः हमारे हमारे पुराने जन्म के पापों को याद करते हैं। जब हम लोगों ने सेल वाला चैप्टर सही से नहीं पढ़ा था क्लास 11 में, तो उस समय के उस चैप्टर को याद करते हैं। तो अगर उस समय के चैप्टर को याद कर ले तो उस चैप्टर का नाम क्या है, मैंने अभी बोला सेल है। उस चैप्टर का नाम क्या है, सेल है। उस चैप्टर का नाम क्या है, सेल। और उस सेल में हम लोग ने पढ़ा था एक चीज जिसका नाम है न्यूक्लियस, जिसमें का नाम है न्यूक्लियस, और बोलते थे इसी के अंदर किसी भी सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। किसी भी यूकैरियोटिक सेल का, किसी भी यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, हाँ कि ना। हम हैं क्या, हम यूकैरियोटिक। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जनरली जो बात होगी वो ओवरऑल लेके तब भी हमारे ऊपर ही कूदेगी, हाँ कि ना, यस सर। मतलब उसमें सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में भी बात कर लेंगे और हमारे ऊपर भी खासकर बात करेंगे, हाँ कि ना, यस सर। समझ में आ गया सर, ठीक है।
तो यूकेरियोटिक सेल में रहता है न्यूक्लियस जो कंटेन करता है जेनेटिक मटेरियल। तो फिर उसमें पढ़ते हैं यार, फिर उसके बाद एक चैप्टर आता है सेल डिवीजन वाले में, सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो उसमें पढ़ते हैं यार कि जब सेल डिवाइड ही नहीं कर रहा रहता तो जो उसके अंदर न्यूक्लियस है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसी स्टेलैंड के फॉर्म में पले रहता है, हाँ कि ना। और इसी स्टेलैंड फॉर्म में जो जेनेटिक मटेरियल पला रहता है इसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। इसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन, हाँ कि ना। इसे क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। और ये कंडेंस होके क्या बना लेता है? ये कंडेंस होके क्या बना लेता है? ये कंडेंस होके बना लेता है क्रोमोसोम। क्या बना लेता है? क्रोमोसोम बना लेता है, हाँ कि ना। क्रोमोसोम बना लेता है। तो ये जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस होते किस में बदल जाता है? सिंपल सी बात है, क्रोमोसोम में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? क्रोमोसोम में बदल जाता है, हाँ कि ना। किस में बदल जा रहा है? क्रोमोसोम में बदल जा रहा है, हाँ कि ना। क्रोमोसोम में बदल जाता है, हाँ कि ना। क्रोमोसोम में बदल जाता है। सिंपल सी बात है यार, क्रोमोसोम में ये बदल जा रहा है। अब एक बात आती है कि ये जो क्रोमैटिन है ये ऐसे खुले धागे सलीके पड़े रहते हैं, हाँ कि ना। यस सर। फिर ये थोड़े कंडेंस होते हैं, हाँ कि ना। आपस में लपेटाना चालू करते हैं। यहाँ पे मतलब खुला धागा मतलब ये दोनों स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ना, तो ये दोनों स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है एक खुला धागा, हाँ कि ना। ये खुला धागा ये दोनों स्ट्रैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रैंड आपस में ऐसे लपेटाना चालू होते हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें क्रोमैटिड बोला जाता है। इन्हें क्रोमैटिड बोला जाता है, हाँ कि ना। इसे क्या बोला जाता है? क्रोमैटिड बोला जाता है। अब ये जब क्रोमैटिड जो हैं वो आपस में लपेटाए हुए धागे जो हैं, आपस में ये लपेटाए हुए धागे जो हैं, जब ये और ज्यादा लपेटा जाते हैं और क्या एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, मतलब ऐसे लपेटा जाते हैं। ये एक लपेटाना हुआ, ये एक लपेटाना हुआ, हाँ कि ना। यस सर। ये एक लपेटाना हुआ, हाँ कि ना। यस सर, ये एक लपेटाना हुआ। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये है असल में क्रोमोसोम। यही तो क्रोमोसोम मतलब बोल रहे हैं, हाँ कि ना। ये सर। अब क्रोमोसोम जो है वो हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। एक जो मैंने यहाँ पे बनाया है, जो ऐसा दिख रहा है, जो ऐसा दिख रहा है यार, ये ऐसा, ऐसा। अरे यार थोड़ा सा सही से बनाता हूँ डायग्राम। डायग्राम आज क्यों बिगड़ रहा है यार। चलो ठीक है। तो क्रोमोसोम हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। एक जो रहता है जो मैंने यहाँ पे ऐसा बनाया है, ऐसा, हाँ कि ना। और एक हम लोग बनाते हैं ऐसा। तो दोनों में अंतर क्या है सर? दोनों में अंतर क्या है सर? सिंपल सी बात है, दोनों में अंतर क्या है? बेसिकली क्या है, जो नॉर्मल सेल जो डिवाइड ही नहीं कर रहा है उसके अंदर ऐसा क्रोमोसोम रहेगा, हाँ कि ना। फिर जब वो सिंथेसिस फेज में जाता है, एस फेज में जाता है सेल डिवीजन से, तो वो अपने जैसा क्रोमोसोम भी बना लेता है, अपने जैसा भी जेनेटिक मटेरियल बना लेता है। तो उसमें ऐसा दिखेगा, क्यों? क्योंकि यही जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट होते हैं, ऐसा बन जाएगा, हाँ कि ना। हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो मतलब ये वाला क्रोमोसोम बनाने का मतलब ये होता है कि वो एस फेज के बाद बनता है। और अगर मुझे क्रोमोसोम एस फेज से पहले बनाना है तो मैं ऐसा बनाऊंगा, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, हाँ कि ना। यस सर। अब आते हैं क्रोमैटिन और क्रोमैटिड के ऊपर। क्रोमैटिन और क्रोमैटिड के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। तो ये जो है ये दोनों एक पूरे डीएनए के स्ट्रैंड जो डबल स्ट्रैंडेड रहता है उसे एक दूर से देखा जाए तो ऐसा दिखेगा, एक लस्सी सली का वैसे रिप्रेजेंट किया हूं। पर जब दो अलग अलग स्ट्रैंड आपस में लपेटानी चालू हो जाती हैं तो उसे बोलते हैं क्रोमैटिड। तो कौन सा ज्यादा जगह लेगा? ये ज्यादा जगह लेगा या ये ज्यादा जगह लेगा? आप एक लस्सी तो सड़क में ऐसी छोड़ दो खुला, तब वो ज्यादा जगह लेगी या उसे डबल ट्रिपल फोल्ड करते छोड़ो? तो आंसर है डबल ट्रिपल फोल्ड करते छोड़ो। तो ये जो है क्रोमैटिड ये कम जगह लेगा। फिर वहीं अगर मैं बात कर लूँ कौन मोटा रहेगा, तो यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड दिख रही है, यहाँ पे दो स्ट्रैंड आपस में जब चिपकेंगी तो ऐसी ही दिखेंगी, हाँ कि ना। हाँ कि ना। यस सर। तो ये डबल स्ट्रैंडेड ये थोड़ा सा ज्यादा थिक दिखेगा, तो थिकनेस भी इसकी ज्यादा है। फिर अगर कॉइलिंग की बात कर लूँ तो कॉइल ज्यादा क्या हुआ है, मतलब आपस में लपेटाया हुआ कौन ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है यही लपेटाया हुआ ज्यादा है, हाँ कि ना। यस सर। फिर कंडेंसेशन की बात करें
अब सर यार सर, जो सेल साइकिल और डिवीजन वाले चैप्टर में भी कंडेंसेशन होना मतलब समझ में नहीं आता सर। क्या होता है कंडेंसेशन? बेसिकली ये समझो, पानी से समझेंगे अपन, पानी से समझेंगे अपन। ठीक है। पानी जब बर्फ से वो बनता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, पानी के फॉर्म में आता है, जल जो है वो पानी के फॉर्म में आता है, लिक्विफाइड होता है। तो क्या होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। अब जब ये मेल्टिंग से बना हुआ पानी जब भाप बनता है, तब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन सर। अब जब वो वेपराइजेशन वाला जो भाप है, जब वो वापस से पानी बनता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सर, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कंडेंसेशन। तो पानी से यानी भाप से पानी बनने में हो क्या है, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक पास पास आ जाए, पास पास आ जाए, इसीलिए उसे बोलते, इसीलिए वैसे ही डीएनए में जो क्रोमैटिन है जिसमें धागे दूल दूल हैं, वो पास पास आ जाले और क्या बना ले रहे हैं? क्रोमैटिड बना ले लें। क्या बना ले लें? क्रोमैटिड बना ले लें। हाँ कि ना, क्रोमैटिड बना ले लें। तो इस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को भी तो कंडेंसेशन बोलेंगे। इस प्रोसेस को भी तो कंडेंसेशन बोलेंगे। तो इसमें भी जो स्टेलेन धूल धूल थी वो पास पास आके मिल जाली है, लपेटा जाली है। हाँ कि ना? यस सर, तो इसे भी कंडेंसेशन ही बोलेंगे। इसे भी क्या बोला जाएगा? इसे भी कंडेंसेशन ही बोला जाएगा। अक्सर जाके समझ में आया, 11 में समझ में ही नहीं आया था कि साइकिल और डिवीजन वाले चैप्टर में कंडेंसेशन क्या होता है का मतलब। अब समझ में आया? या आप ये समझ सकते हो कि वो एक डेफिनाइट शेप क्या है कर ले रहे हैं। वो क्या था, पहले खुला शेप था, तो अब जब भाप बन के पानी में आती है तो वो पानी जो है वो कंटेनर का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। हाँ कि ना? मतलब वो शेप तो ऑक्यूपाई कर ले, वैसे ही यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक शेप ऑक्यूपाई कर ले रहा है, और वो है क्रोमोसोम का। हाँ कि ना? तो इसी तो आप कंडेंसेशन बोल सकते हो। हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं थोड़ा सा क्रोमैटिड और क्रोमैटिन का कंपैरिजन कर लेते हैं। आप थोड़ा सा क्रोमैटिन और क्रोमैटिड का कंपैरिजन कर लेते हैं। ठीक है। तो लेंथ किसकी ज्यादा रहेगी? लेंथ ऑब्वियस सी बात है उसी की ज्यादा रहेगी जो बिल्कुल भी लपेटाया हुआ ना हो। तो आंसर है इसकी ज्यादा रहेगी, इसकी मोल रहेगी। हाँ कि ना? और क्रोमैटिड की कम रहेगी, तो वो लपेटाया हुआ है तो इसकी लेस रहेगी। अब आती है थिकनेस किसकी ज्यादा रहेगी? तो जो सिंगल स्टेलेंडे प्रेजेंट रहेगा वो पतला दिखेगा, पर जब आप पेपर तो बार बार फोल्ड कर दो या किसी भी चीज को आपस में ही बार बार फोल्ड कर दो तो वो मोटा दिखने लगता है। तो इसकी जो थिकनेस है ये लेस रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। और इसकी जो थिकनेस है वो ऑब्वियस सी बात है मोल रहेगी। हाँ कि ना? यस सर, मोल रहेगी। हाँ कि ना? यस सर। इतनी बात तो समझ में आती है। अब कॉइलिंग की बात करूं, अब मैं अगर कॉइलिंग की बात करूं तो कॉइलिंग किस में ज्यादा रहेगी? क्रोमैटिन में कॉइलिंग कम रहेगी, क्रोमैटिन में कॉइलिंग जो है वो कम रहेगी। तो ये तो बिना कॉइल हुआ है, और ये इसमें ज्यादा रहेगी। हाँ कि ना? इसमें कॉइलिंग जो है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा रहेगी, मोल रहेगी। हाँ कि ना? अब अगर कंडेंसेशन की बात करूँ तो कौन ज्यादा अच्छे से शेप एक्वायर किया हुआ है? तो क्रोमैटिन कम शेप एक्वायर किया हुआ है और क्रोमैटिन जो है वो ज्यादा शेप एक्वायर की हुई है। तो ये भी जो है ये भी लेस हो जाएगा। हाँ कि ना? और ये जो है ये मोल हो जाएगा। हाँ कि ना? यस सर, ये मोल हो जाएगा। अब अगर विजिबिलिटी की बात कर लूँ तो कौन ज्यादा विजिबल रहेगा? तो ज्यादा मोटा रहेगा वो ज्यादा दूर से ज्यादा अच्छे से विजिबल रहेगा। तो ये लेस विजिबल रहेगा और इसकी विजिबिलिटी ज्यादा रहेगी। अब सर हम लोग इसे तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं ना, तो ज्यादा दूर का क्या अंतरफल है? अरे जब जूम करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी, तब भी तो जो पतला रहेगा वो ऑब्वियस सी बात है कम विजिबल रहेगा, और जो मोटा रहेगा वो जल्दी विजिबल रहेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। और फेस क्या रहेगा? मतलब फेस यहाँ पे कौन सा फेस सर? यहाँ पे फेस में बात कर रहा हूँ सेल डिवीजन थे। यहाँ पे मैं फेज बात कर रहा हूँ सेल डिवीजन थे, मतलब कि कौन से फेज ऑफ सेल डिवीजन में ये प्रेजेंट रहेंगे, कौन से फेज ऑफ सेल डिवीजन में प्रेजेंट ये रहेंगे। तो आंसर है ये इंटरफेस में प्रेजेंट रहेगा। ये किस में प्रेजेंट रहेगा? इंटरफेस में प्रेजेंट रहेगा। हाँ कि ना? इंटरफेस में तो सभी लूज तरीके से पहले लेते हैं, फिर जब फ्लो फेस आता है तब विजिबल होते हैं। तो ये जो है ये क्रोमैटिड जो है ये लेट फ्लो फेस में और लपेटाया हुआ फॉर्म में क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखता है। हाँ कि ना? तो लेट प्लोफेस या एट द एंड ऑफ प्लोफेस ये दिखने लगता है। हाँ कि ना? यस सर। और मेटाफेज या बोल सकते हो अर्ली मेटाफेज या सिर्फ मेटाफेज बोल लो। हाँ कि ना? या सिर्फ मेटाफेज बोल लो।
हाँ टीना। यस सर, समझ में आ गया सर, क्या बोलना चाह रहे थे आप? समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? तो क्रोमैटिड के बारे में बात की, कौन ज्यादा, किसकी ज्यादा लेंथ है? तो क्रोमैटिन की ज्यादा लेंथ है, क्रोमैटिड की कम है, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, अब आते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, दो प्रकार के क्रोमोसोम के ऊपर। मैंने अभी बताया कि अगर मैं इंटरफेस में एस फेज से पहले वाला क्रोमोसोम देखूं, जो बिल्कुल भी जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा नहीं बनवाया है, तो वो ऐसा दिखेगा। पर जो हम लोग तो जेनेटिक मटेरियल एक्स्ट्रा बनाने के बाद जो दिखेगा वो ऐसा दिखेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। समझ में आया? अब क्रोमोसोम के नंबर गिने कैसे जाते हैं, थोड़ा सा याद कर लो सेल साइकिल और डिवीजन वाला चैप्टर। तो उसमें ये जो बीच में प्रेजेंट, जो ये बीच में प्रेजेंट सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम का बीच वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर। इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर, हाँ कि ना? इसे बोलते हैं सेंट्रोमियर बोलते हैं। तो जितना ज्यादा सेंट्रोमियर रहेगा उतना ज्यादा क्रोमोसोम रहेगा। तो यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर, यहाँ पे भी एक सेंट्रोमियर। तो क्या दोनों सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है? तो आंसर है यस। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या लिखूंगा? 1 1। दोनों में क्या लिखूंगा? 1 1 लिखूंगा। फिर अगर क्रोमैटिड की बात करूं तो यहाँ पे कितने क्रोमैटिड लपेट आए हुए हैं? यहाँ पे एक ही क्रोमैटिड लपेट आया हुआ है, हाँ कि ना? यहाँ पे जो डीएनए है उसका एक ही क्रोमैटिड लपेट आया हुआ है, हाँ कि ना? यस सर। यहाँ पे डीएनए मटेरियल का एक ही क्रोमैटिड लपेट आया हुआ है। और यहाँ पे कितने लपेट आए हुए हैं? यहाँ पे दो लपेट आए हुए हैं। क्या यहाँ पे दो लपेट आए हुए हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ सुने हो? अगर हाँ हाँ कर रहे हो तो। गधो, 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 मेरे प्यारे गधो, सही बोल रहे हो एकदम। तो यही जो है, ये जो डाउट आया अभी मन में, मैं लाया आपके मन में, यही डाउट नहीं आने क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आप सही बोल रहे हो, इसमें एक ही क्रोमैटिड है और इसमें दो क्रोमैटिड है, हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं डीएनए मॉलिक्यूल में। तो इसमें कितने डीएनए मॉलिक्यूल हैं? ऑब्वियस सी बात है, एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है जो लपेटाया हुआ है। और इसमें कितना डीएनए का मॉलिक्यूल है? इसमें दो डीएनए के मॉलिक्यूल है, हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं किसमें? अमाउंट ऑफ डीएनए। तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ डीएनए है? तो 2C अमाउंट ऑफ डीएनए है। और इसमें कितना अमाउंट ऑफ डीएनए है? 4C अमाउंट ऑफ डीएनए है। इसमें कितना अमाउंट ऑफ डीएनए है? 4C अमाउंट ऑफ डीएनए है, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? तो ऑब्वियस सी बात, ये अमाउंट ऑफ डीएनए देखते ही पता चल जा रहा है 2C से 4C कब होता है? एस फेज के दौरान होता है। इसीलिए जो ये वाला क्रोमोसोम है, ये किस में बनता है? एस फेज के बाद बनता है, हाँ कि ना? यस सर। अब इतनी बात तो हो गई सर। अब आगे किस चीज पे बात की जाए? आगे बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में। आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जिसे समझने में प्रॉब्लम आती है, जिसे समझने में प्रॉब्लम आती है, हाँ कि ना? यस सर। अब बेसिकली देखा क्या गया कि जब भी एक सेल काम करेगा, जब भी एक सेल काम करेगा, तो उसमें एक क्रोमोसोम के दो पेयर लेंगे, एक क्रोमोसोम से दो पेयर लेंगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। मतलब एक क्रोमोसोम से दो पेयर होना मतलब एक क्रोमोसोम पे मान लेते हैं ये क्रोमोसोम नंबर है 1, ये क्रोमोसोम नंबर है 1, हाँ कि ना? तो क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेरे बॉडी में, चलो मान लेते हैं आई का कलर डिसाइड कर रहे हैं, आई का कलर डिसाइड कर रहे हैं। तो आई के कलर को डिसाइड करने के लिए जीन जो है वो मेरे दो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा साइमल्टेनियसली। दो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेगा जो एक जैसे रहेंगे, और ये कहलाता है एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसी ह्यूमन बॉडी में कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेंगे? तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेंगे। कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेंगे? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेंगे। मतलब टोटल में कितने क्रोमोसोम लेंगे? 46। टोटल में कितने क्रोमोसोम लेंगे? 46, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो 23 क्या पेयर, 23 क्या पेयर, हाँ कि ना? और टोटल कितने? टोटल कितने? टोटल 46, टोटल 46, हाँ कि ना? टोटल 46, हाँ कि ना? समझ में आया इतनी बात? यस सर। तो देखा गया कि जब नॉर्मली हमें काम करने थे, हमें जीने के लिए, हमें नॉर्मली जीने के लिए दो, एक क्रोमोसोम से दो पेयर लगते हैं, एक क्रोमोसोम से दो पेयर लगते हैं, एक क्रोमोसोम से दो पेयर लगते हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? मतलब जो हमारी बॉडी का नॉर्मली फंक्शनिंग सेल होगा, जो नॉर्मल अपने काम कर पाएगा बॉडी के,
उसके पास जो क्रोमोसोम थे दो दो पेयर लेंगे, हर एक क्रोमोसोम थे, हाँ कि ना? यस सर, मतलब टोटल में 46 क्रोमोसोम लेंगे, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, ठीक है सर, इतनी बात तो समझ में आती है सर। तो ये टोटल में 46 मतलब टोटल में 23 पेयर ऐसे लाएंगे, हाँ कि ना? ये सर 23 पेयर्स लाएंगे, अभी मैंने ऊपर 40 पेयर बनाए हैं, हाँ कि ना? ये हो गया पेयर नंबर 1, ये हो गया पेयर नंबर 2, ये हो गया पेयर नंबर 3 और ये हो गया पेयर नंबर 4, हाँ कि ना? ये सर। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, जब हर एक क्रोमोसोम अपने पेयर के साथ प्रेजेंट रहता है, इसे बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन, इसे बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन, हाँ कि ना? इसे बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन, हाँ कि ना? इसे डिप्लॉयड कंडीशन बोलते हैं। और ऐसा सेल जिसमें ऐसे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है जिसमें क्रोमोसोम बने, तो वो क्रोमोसोम पेयर में बने, उसे बोलते हैं डिप्लॉयड डिप्लॉयड सेल, उसे क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड सेल बोलते हैं, हाँ कि ना? उसे क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड सेल बोलते हैं, हाँ कि ना? उसे क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड सेल बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? डिप्लॉयड सेल बोलते हैं। सिंपल सी बात है। पर फिर देखा गया यार कि चलो मान लेते हैं फादर में डिप्लॉय सेल है, मदर में डिप्लॉय सेल है, ठीक है सर। अब डिप्लॉय सेल से अगर डिप्लॉय सेल आएगा, अगर डिप्लॉय सेल से डिप्लॉय सेल आएगा, स्पर्म मान लेते हैं जो फादर से आले वो डिप्लॉयड है और जो मदर से आले वो भी डिप्लॉयड है, दोनों फ्यूज करते हैं तो क्या बनाएंगे? दोनों फ्यूज करके एक टेट्राप्लॉइड, मतलब कि ऐसा जिसमें एक क्रोमोसोम के लिए चार रहेंगे, हाँ कि ना? वैसा बना देगा। तो क्या वो बच्चा क्या अभी तक अंडों में मिलियंस ऑफ पेयर्स नहीं बन जाते? जब ह्यूमन चालू हुए हैं, जब मनु जी आए थे, जब मनु जी आए थे उसके बाद क्या इतने सारे नहीं पेयर हो जाते? जब ब्रह्मा जी ने पहले ऑर्गेनिज्म बनाए थे, पहली ईलन बनाई थी, तो क्या उसके बाद ईलन में अभी तक एक ही क्रोमोसोम थे, मल्टीपल पेयर नहीं हो जाते? हो जाते सर, पर अभी तक नहीं हुए। मतलब कि ये जो प्लॉइडी है ये हर बार मेंटेन की जा रही है, हर बार मेंटेन की जा रही है। ये हम लोग सेल साइकिल और डिवीजन वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। तो ये मेंटेन किसके द्वारा की जाती है? ये मियोसिस के द्वारा की जाती है। जो डिप्लॉयड सेल से क्या बनाने में काम आता है? गैमेट बनाने में काम आता है, जैसे स्पर्म हो गया, ओवम हो गया, जो क्या लेते हैं? हैप्लॉइड लेते हैं, जो क्या लेते हैं? हैप्लॉइड लेते हैं। हैप्लॉइड लेना मतलब क्या होता है सर? वैसे तो ये सेल साइकिल और डिवीजन वाले चैप्टर का है, पर यहाँ पे भी समझा दे रहा हूँ ताकि एक अच्छे से समझ में आए, ठीक है? तो हैप्लॉइड होना मतलब क्या होता है? जब एक क्रोमोसोम के लिए, एक प्रकार के जेनेटिक मटेरियल के लिए बस एक ही क्रोमोसोम हो, उसका कोई पेयर ना हो, हाँ कि ना? तो ऐसे बस 23 क्रोमोसोम होना जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन कर रहे हो, सभी स्ट्रक्चर को, और उनके लिए कोई उनका पेयर प्रेजेंट ना हो, तो ये क्या कहलाता है? हैप्लॉइड कंडीशन। पर ऐसे सेल ज्यादा समय नहीं रह सकते हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल काम ये नहीं कर सकते, हाँ कि ना? यस सर। इस कंडीशन को बोला जाता है हैप्लॉइडिटी, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड कंडीशन। और ऐसे सेल को क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड सेल बोला जाता है, जिसमें ऐसा क्रोमोसोम रहता है। तो ये किस में रहता है? गैमेट्स में रहता है, जैसे स्पर्म और ओवम हो गया, हाँ कि ना? यस सर। मतलब पढ़ते भी हैं, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर में जी चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, तो वहाँ पे अभी स्पर्मेटोजेनेसिस आज ही लेक्चर अपलोड हुआ है, उसमें पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ है। तो उसमें हम लोग ने पढ़ा है कि मियोसिस हुआ है, हाँ कि ना? यस सर। और हैप्लॉइड सेल बने हैं, हैप्लॉइड स्पर्म सेल बने हैं, हाँ कि ना? तो ये हम लोग ने जो हैप्लॉइडिटी और डिप्लॉइडिटी वाला कंसेप्ट भी पढ़ लिया थी, हैप्लॉइड क्या होते हैं, डिप्लॉइड क्या होते हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। फिर एक चीज आती है, एक और आगे का एक कंसेप्ट आता है जो हम लोग सेल साइकिल और डिवीजन वाले चैप्टर में ही पढ़ते हैं। वो होता है होमोलोगस और हेटेरोलोगस। वो होता है होमोलोगस या नॉन होमोलोगस। वो होता है होमोलोगस और नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है सर? एक होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? अब ये होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम होने का कारण कौन है? होने का कारण है बेसिकली हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कंडीशन। नॉन होमोलोगस और होमोलोगस क्रोमोसोम होने का कारण क्या है, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। का कारण क्या है? मैंने अभी बताया, हैप्लॉइडिटी और डिप्लॉइडिटी, हाँ कि ना? यस सर। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड होने के सेल से कैसे ये डिसाइड होगा कि ये होमोलोगस है कि नॉन होमोलोगस है सर?
बेसिकली समझो कि जो ये डिप्लॉयड वाले हैं, डिप्लॉयड में क्या एक क्रोमोसोम जो एक पेयर में प्रेजेंट है वो थोड़ा सा सिमिलर रहेगा दूसरे क्रोमोसोम से, हाँ कि ना? मतलब जो ये वाला क्रोमोसोम काम कर रहा होगा वही ये वाला क्रोमोसोम काम करेगा, दोनों में वेरिएशन होंगे, पहले एक पेयर में तो प्रेजेंट है, हाँ कि ना? तो जो एक पेयर में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इस पेयर की ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? होमोलोगस है। ये दोनों एक दूसरे के लिए होमोलोगस है, मतलब एक जैसा काम करेंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम का सिंपल सा मतलब ही ये होता है जो एक जैसा काम करे, जो एक जैसा काम करे, हाँ कि ना? और नॉन होमोलोगस क्या होते हैं? जो अलग अलग काम करें। तो अलग अलग काम कौन करेंगे? जो अलग अलग पेयर के होंगे, जो अलग अलग पेयर के होंगे। तो मान लेते हैं ये क्रोमोसोम नंबर 1 का पेयर है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 का पेयर है, हाँ कि ना? तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 के जो आपस में क्या लेंगे, या आपस में नॉन होमोलोगस लेंगे, तो ये दोनों अलग अलग काम कर लेंगे। एक दो काम सिमिलर हो सकते हैं, पर इनका क्या पूरा सिमिलर रहेगा? नहीं सर, हाँ कि ना? यस सर। और क्रोमोसोम नंबर 1 वाले आपस में होमोलोगस लेंगे और क्रोमोसोम नंबर 2 वाले आपस में होमोलोगस लेंगे, हाँ कि ना? यस सर। इतनी बात समझ में आई। अब ये होमोलोगस लेंगे, मतलब वो सेम काम करेंगे, तो इनका शेप और साइज भी सिमिलर लेना चाहिए। यस सर। मतलब ये जो है ये जितने भी होमोलोगस क्रोमोसोम है इनका शेप और साइज सेम रहेगा, पर जो नॉन होमोलोगस लेंगे उनका शेप और साइज डिफरेंट रहेगा, उनका शेप और साइज डिफरेंट रहेगा, हाँ कि ना? यस सर। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा कि गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स बन रहे हैं, उनका फ्यूजन होता है। तो इसमें जो एक पेयर है वो किससे आए? एक पेयर फादर से आया है और एक पेयर मदर, यानी पेयर में एक क्रोमोसोम फादर से आया है और एक क्रोमोसोम मदर से आया है, हाँ कि ना? एक क्रोमोसोम फादर से आया है और एक क्रोमोसोम मदर से आया है, और वो दोनों मिलके पेयर बना लिए हैं, हाँ कि ना? यस सर। अब आते हैं इसी में और बात कर लेते हैं, थोड़ी सी आगे, थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी और आगे बात कर लेते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं मियोसिस के बारे में। यानी मान लेते हैं ये है एक डिप्लॉयड क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है। जब ये एस फेज करेंगे, सिंथेसिस फेज करेंगे, तो इनमें क्रोमोसोम कैसे बन जाएंगे? ऐसे हो जाएंगे, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। हाँ कि ना? यस सर। तो अब एक कंसेप्ट आता है सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का। अब इस कंसेप्ट आता है सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का। एक कंसेप्ट क्या आता है? सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का, हाँ कि ना? सिस्टर एंड नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का एक कंसेप्ट आता है, हाँ कि ना? यस सर। सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का एक कंसेप्ट आता है। अब ये बात समझना, ये क्रोमोसोम नहीं क्रोमैटिड है। होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, ना कि होमोलोगस क्रोमैटिड, हाँ कि ना? वैसे सिस्टर क्रोमैटिड होता है, ना कि सिस्टर क्रोमोसोम। तो ऐसे सिस्टर क्या होते हैं? जो सेम फादर के जन्मे हुए हो या सेम मदर के जन्मे हुए हो, हाँ कि ना? जिनके सेम फादर हो या सेम मदर हो। तो वैसे यहाँ पे क्रोमैटिड जो सेम क्रोमोसोम पे होंगे वो सिस्टर क्रोमैटिड होंगे। मतलब ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। ये दोनों आपस में क्या होंगे? सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये दोनों सेम क्रोमोसोम पे हैं, हाँ कि ना? पर पर ये दोनों आपस में क्या लेंगे? मतलब ये वाला क्रोमैटिड और ये वाला क्रोमैटिड आपस में क्या लेंगे? ये दोनों आपस में क्या लेंगे? ये दोनों आपस में लेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम थे। ये और ये आपस में क्या लेंगे? ये भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड लेंगे, हाँ कि ना? यस सर। तो सर जो वो दूसरा वाला बचा ये और ये वाला, ये भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड लेंगे, और ये वाला ये और ये वाला, तो ये आंसर है ये भी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड लेंगे, हाँ कि ना? मतलब ऐसे क्रोमैटिड जो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं वो कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, और ऐसे क्रोमैटिड जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है वो क्या कहलाते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। यस सर। इतनी बात समझ में आई। अब एक बात सुनना, क्या मैंने यहाँ पे एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिया? क्या मैंने यहाँ पे एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम लिया? तो आंसर है यस सर। मतलब ये सिस्टर और नॉन सिस्टर वाला कंसेप्ट जो है ये किस में लगेगा? ये डिप्लॉयड कंडीशन में लगेगा। ये किस में लगेगा? ये डिप्लॉयड कंडीशन में लगेगा। ये किस में लगेगा? डिप्लॉयड कंडीशन में लगेगा, हाँ कि ना? और ये जो होमोलोगस और नॉन होमोलोगस वाला भी किस में लगेगा? ये भी डिप्लॉयड कंडीशन में लगेगा, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर। ये भी किस में लगेगा? डिप्लॉयड कंडीशन में लगेगा। हेप्लॉइड में तो लगना ही नहीं है। तो ये हेप्लॉइड में ना पेयर होता है ना वो वैसा बनता है, हाँ कि ना?
ये सर ये किस में लगेगा, डिप्लॉयड वाले कंडीशन में लगेगा, हाँ कि ना। यस सर, इतनी बात हमें समझ में आती है सर, इतनी बात हमें समझ में आती है सर। फिर एक चीज और की बात करते हैं कि मान लो मैंने हैंड लिटल नोट्स भी लाए हैं, ठीक है, तो वो वही है साइड में, पर यहाँ पे अभी समझा लूँ कि क्या है बेसिकली कि डीएनए में क्या है, डीएनए में ऐसा कुछ है जो हमारी बॉडी के सभी कैरेक्टर्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन किया हुआ है, कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन किया हुआ है। फिर हम लोग अगले चैप्टर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें पढ़ते हैं कि वो चीज कुछ और नहीं, इसमें प्रेजेंट सीक्वेंस है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेसिस, मतलब ऐसे बेसिस, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नाइट्रोजन रहता है, उनके पेयर के सीक्वेंस होते हैं, उनके पेयर के सीक्वेंस होता है। एक होता है ए जो जुड़ता है टी के साथ, एक होता है जी जो जुड़ता है सी के साथ, हाँ कि ना। तो इनका ए टी जी सी ऐसे करते हुए वेराइटी ऑफ सीक्वेंस होते हैं, और जो कंटेन करते हैं क्या, हमारे लिए इंफॉर्मेशन की कैसे कौन सा कैरेक्टर होना है, हाँ कि ना। यस सर। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं डीएनए के, इस पार्ट को बोलते हैं जीन, इस पार्ट को बोलते हैं जीन। मतलब ऐसा डीएनए का कोई सा भी पार्ट जो हमारे कैरेक्टर के लिए कुछ इंफॉर्मेशन कैरी करे कि हमारे बॉडी में कोई कैरेक्टर कैसा होगा, वो कहलाता है जीन, वो कहलाता है जीन। अब ये जीन हमारे कैरेक्टर को डिफाइन कैसे करता है, बेसिकली ये जीन जो है ये इसका बनता है आरएनए, इस जीन का बनता है आरएनए। ये जीन एट दी एंड है क्या, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसमें स्पेशल कोड है जो हमारी बॉडी में किसी कैरेक्टर को कोड करता है। अब इस स्पेशल सेगमेंट के सीक्वेंस का बनेगा आरएनए, और फिर आरएनए से क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे। क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, हाँ कि ना। और फिर ये हमारी बॉडी के सभी कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे, हाँ कि ना। यस सर, ये हमारी बॉडी के सभी कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे, हाँ कि ना। यस सर, इतनी बात समझ में आई। यस सर, इतनी बात तो समझ में आती सर, इतने भी गधे नहीं है सर, इतना भी अन्याय नहीं सर, इतने भी गधे नहीं है, मानते हैं गधे हैं पर इतने भी नहीं। ठीक है, वापस बैक टू दी टॉपिक। आज क्या हो रहा है मुझे, चलो वापस। तो जीन जो है वो आरएनए बनाता है, और आरएनए जो है वो प्रोटीन बनाता है। मतलब जीन एट दी एंड क्या है, डीएनए ही है। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो आरएनए से प्रोटीन, आरएनए बना रहे और प्रोटीन बना रहे, हाँ कि ना। यस सर। तो जीन जो है वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, जीन जो है वो सेगमेंट है डीएनए का जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है किसी कैरेक्टर के लिए। और वो कैरेक्टर के लिए इंफॉर्मेशन कैसे कंट्रोल, यानी क्या कहते हैं, कंटेन करता है, वो क्या करता है, उसका आरएनए बनता है और उस आरएनए का प्रोटीन बनता है, और ये प्रोटीन कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। जिस प्रकार का प्रोटीन होगा उस प्रकार का कैरेक्टर होगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो जीन क्या पूरा डीएनए है, आंसर है नहीं। जीन डीएनए का एक छोटा सा भाग है, जीन डीएनए का एक छोटा सा भाग है जो एक स्पेशल प्रोटीन के लिए कोड करता है, जो किसी कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, हाँ कि ना। मतलब एक जीन एक प्रोटीन के लिए कोड करता होगा, एक प्रकार का जीन एक प्रकार के प्रोटीन के लिए कोड करता होगा, हाँ कि ना। यस सर, हाँ कि ना। यस सर। तो एक जीन एक प्रकार के प्रोटीन के लिए कोड करता है, तो एक जीन इज इक्वल टू वन प्रोटीन, इज इक्वल टू वन प्रोटीन, हाँ कि ना। इज इक्विवेलेंट टू वन प्रोटीन। और एक प्रोटीन एक प्रकार के कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है, एक प्रकार के कैरेक्टर को डिटरमाइन करता है। तो वन प्रोटीन इज इक्वल टू वन कैरेक्टर, वन प्रोटीन इज इक्वल टू वन कैरेक्टर, हाँ कि ना। वन प्रोटीन इज इक्वल टू वन कैरेक्टर, हाँ कि ना। यस सर। मतलब एक जीन किसे डिटरमाइन, किसके इक्विवेलेंट है, एक प्रोटीन के, और एक प्रोटीन किसके इक्विवेलेंट है, एक कैरेक्टर के, हाँ कि ना। मतलब एक जीन किसके इक्विवेलेंट हो गया, एक कैरेक्टर के लिए। मतलब एक जीन किसे डिटरमाइन करेगा, एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा। एक जीन किसे डिटरमाइन करेगा, एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो एट दी एंड हमारी बॉडी में अगर मेरा कैरेक्टर में पिता से मिलता है, तो मेरे पिता से मुझ में क्या इनहेरिट हुआ है, तो उसका आंसर है जीन। मतलब कि डीएनए जो मिला जेनेटिक मटेरियल है, हाँ कि ना। तो क्या मैं अगर इनहेरिटेंस में मुझे कैरेक्टर मिल रहे हैं, तो क्या मैं इनहेरिटेंस की, यानी हेरिटेंस की क्या यूनिट में जीन नहीं बोल सकता जो इसे डिटरमाइन करेगी, हाँ कि ना।
क्या मैं इसे जीन नहीं बोल सकता? जैसे जो सेंटीमीटर या मीटर कौन सी यूनिट कर रहे हैं वो डिटरमाइन करती है कि कितनी लेंथ है, वैसी क्या जीन मेले में कौन सा हाल है, क्या मेले में कैरेक्टर डिटरमाइन नहीं करेगा? इसीलिए क्या मैं जीन को यूनिट ऑफ हेलिडिटी नहीं बोल सकता? यूनिट ऑफ हेलिडिटी नहीं बोल सकता? क्या बोल सकता हूँ? पार्शियल है ये सर, आप बोल सकते हो, आप तो कुछ भी बोल सकते हो। अब क्या मैं इसे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी नहीं बोल सकता? अब एक बात समझनी पड़ेगी, एक बात समझनी पड़ेगी, हेलिडिटी और इनहेरिटेंस का मतलब अलग होता है। हेलिडिटी और इनहेरिटेंस का मतलब अलग होता है, वो आगे समझेंगे क्या मतलब होता है, पर दोनों सिमिलर लगते हैं। हेलिडिटी होता है कैरेक्टर आना, यानी कैरेक्टर का पास ऑन होना जनरेशन में। इनहेरिटेंस हो रही थी वो कैसे पास हुआ, हाँ कि ना? यस सर। तो कैसे पास हुआ? वो जीन के फॉर्म में पास हुआ। तो क्या एक जीन को मैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकता हूँ, हाँ कि ना? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकता हूँ, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो हेलिडिटी और कैरेक्टर का मैंने अभी बता दिया छोटा सा डिफरेंस, ये नहीं हेलिडिटी और इनहेरिटेंस था। इनहेरिटेंस है कि कैसे वो चीज आई, और हेलिडिटी क्या है कि वो कैरेक्टर उसमें बेसिकली जनरेशन बाय जनरेशन दिखना, हर एक जनरेशन में दिखना एक फैमिली में, हाँ कि ना? तो क्या मैं इसे यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोल सकता हूँ, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। और ये किसे डिटरमाइन कर रहा है? ये एक कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है, ये एक कैरेक्टर को डिटरमाइन कर रहा है, हाँ कि ना? यस सर। अब इसका नाम किसे दिए, इसका नाम क्या दिया था? इसका नाम किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। इसका नाम किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था, हाँ कि ना? इसका नाम जॉनसन ने दिया था। पर क्या बायोलॉजी में मतलब बहुत सी चीजें ऐसे पले जिसकी डिस्कवरी, जिसका कंसेप्ट कोई और दिया रहता है, नाम कोई और दिया रहता है। तो क्या इसका कंसेप्ट भी कोई और दिया था? यस सर, इसका कंसेप्ट भी कोई और दिया था, और उस साइंटिस्ट के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे भी। उस साइंटिस्ट के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, हाँ कि ना? हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। तो वापस आते हैं हम लोग किसमें, एक हैंनलिटन नोट्स में, हमारे हमारे में प्यारे हैंनलिटन नोट्स में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कंटेन करती है। ये नोट्स आप तो नीट 2026 में पास करवा सकते हैं, समझ में आए? यानी अच्छी लाइन मिलेगी से पढ़ना है शिद्दत से, जीन जान लगाते, सामने वाला का सम्मान लगाते पढ़ना है। चलो वापस अब जुम हो जा, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक जीन पे, जीन टॉपिक पे आते हैं। तो जीन क्या है? बेसिकली सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये बेसिकली क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए, स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। ये बेसिकली स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो प्रोटीन को कोड कर पाता है। तो इससे कोई छोटा, यानी जीन का अगर कोई पार्ट ले लूंगा तो वो उस प्रोटीन को कोड नहीं कर पाएगा। जब उस जीन का पूरा पार्ट लगेगा तभी वो उस प्रोटीन को कोड कर पाएगा। इसीलिए मैंने लिखा है स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जो कोड करता है, जो बनाता है, जो कोड करता है, जो बनाता है, जो कोड करता है और बनाता है, जो कोड करता है, जो कोड करता है और बनाता है प्रोटीन, जो कोड करता है और बनाता है प्रोटीन। मतलब एक प्रोटीन, एक जीन किसे कंट्रोल कर रहा है? एक जीन जो है वो एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है वन जीन इज इक्वल टू वन कैरेक्टर, वन जीन इज इक्वल टू वन कैरेक्टर। या मैं बोल सकता हूँ वन जीन इज इक्वल टू वन एंजाइम, मतलब प्रोटीन, एंजाइम जो बेसिकली प्रोटीन होते हैं, एंजाइम बेसिकली प्रोटीन होते हैं, और एक एंजाइम मतलब एक कैरेक्टर, एक एंजाइम मतलब एक कैरेक्टर, हाँ कि ना? हाँ कि ना? मतलब एक जीन बनाता है एक एंजाइम और जो कंट्रोल करता है एक कैरेक्टर को, हाँ कि ना? यस सर। फिर मैंने बात की थी प्रोटीन जो है वो कंट्रोल क्या कर ले, प्रोटीन जो है वो कंट्रोल कर ले हैं, प्रोटीन जो है वो कंट्रोल कर ले हैं कैरेक्टर को, हाँ कि ना? तो जीन को मैंने बेसिकली बोला क्या? जीन तो बोला मैंने यूनिट ऑफ वैलिडिटी और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और इसका नाम किसने दिया? इसका नाम दिया जॉनसन ने। और फिर ये आगे पढ़ लेंगे, इसे अभी यहाँ से रिमूव करते हैं, इसे मैं यहाँ से अभी क्लीन कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे बता दूंगा ना, मजा नहीं आएगा पढ़ने में आगे, ठीक है? तो इसे यहाँ भी के लिए यहाँ से रिमूव करते हैं कि इसका कंसेप्ट किसने दिया था, हाँ कि ना? वैसे तो इसके कंसेप्ट देने वाले में दूसरा नाम दिया था और वही यहाँ पे दिया हुआ था, पर इसे याद मत रखना, ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आगे पढ़ने में मजा आना चाहिए यार, पढ़ने में मजा आना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। मतलब कि इतना मजा थी नहीं क्लास में नाच गा लें, शायरी वाली चल रही, वैसा नहीं, पर थोड़ा सा थी एंगेजिंग है, ठीक है? तो इतनी बात समझ में आई। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो अब नोट्स बनाना होगा तो बस इतना सा लिख लेना, ये हैंड रिटन नोट्स उसी लिए है ताकि नोट्स बना पाए, ठीक है? तो इतनी सी बात समझनी है,
ठीक है, तो जीन बस इतना सा लिख लेना आज के चैप्टर में। वैसे पढ़े बहुत ज़्यादा हैं, पर इतना सही लिखना पड़ेगा, क्योंकि आज ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में पुराने कोई डाउट क्लियर करने थे, वो सब करने थे। ठीक है, दूसरी बात जो है इसमें जो है, आज क्या बताना था, आज ये भी बता दिया ना कंडेंसेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं, अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, तो जय श्री राम। अपने बड़ों का आदर करें, अपने से छोटों को प्यार करें, और अपने जो संबंध हैं उनका आदर करें, उन्हीं विदेशी परंपराओं का पालन करके बर्बाद ना करें। ठीक है।